चलिए अब इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप लाए, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में यह विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। ठीक है, एक साधारण सा फैक्ट दिया गया है कि स्पेनिश जहाज वो आलू और कंद यूरोप लेके आए और फिर आयरलैंड में यह धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयरलैंड वासी शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए और वे मुख्य रूप से उसकी एक वृत्ताकार किस्म लंपर आलू को उगाने लगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि आयरलैंड वासी बहुत जल्द ही लंपर आलू पर निर्भर हो गए मुख्य खाद्य फसल के रूप में, जिसकी अनुवांशिक भंगुरता को एक कवक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने आने वाले समय में निर्ममता से अनावृत कर दिया। मतलब वो कवक ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि 1845 में इस घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया या विस्थापित कर दिया। अब देखो, लंपर आलू पर निर्भरता थी और लंपर आलू को एक कवक ने नष्ट कर दिया, तो भुखमरी तो आएगी, अकाल तो पड़ेगा ही। ठीक है, बस इतना ही पैसेज है। इसका विश्लेषण देख लीजिए। 19वीं सदी में आयरलैंड के लोग पूरी तरह से सिर्फ एक किस्म के आलू लंपर पर निर्भर हो गए थे। जब एक घातक फंगस कवक ने उस आलू की फसल को बर्बाद किया तो एक ही फसल पर निर्भरता के कारण वहां भीषण अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग मारे गए। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? आयरलैंड में लंपर आलू पर निर्भरता का परिणाम की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई कि एक ही फसल पर निर्भरता खाद्य असुरक्षा में परिणत हो सकती है। इससे कृषि जैव विविधता में भी कमी आती है। यही निकल के आ रहा है ना, लंपर आलू एक ही खाद्य फसल पर निर्भरता हुई, फिर उस फसल को कवक ने बर्बाद कर दिया तो अकाल में परिणत हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक ही फसल पर निर्भरता मतलब कि जैव विविधता में भी कमी आएगी, क्योंकि कहीं विभिन्न फसलों को उगाया जा रहा है और कहीं सिर्फ एक ही फसल उगाया जा रहा है, तो विविधता में कमी आई। दूसरी बात, भंगुरता बढ़ गई, है ना, खाद्य सुरक्षा को लेकर के प्रॉब्लम हो गई, असुरक्षित हो गए। तो यही है हमारा विचार। अब इसे हम ढूंढते हैं, ए में देखते हैं। देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, संदेश। ए, किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन विचार इसमें नहीं है। विचार आपको पता है कि एक ही प्रकार के खाद्य पर निर्भरता होने की वजह से अकाल पड़ी। अब इसी तरह का कुछ हमें देखना है कि हमें एक तरह विविध फसलों को उगाना चाहिए या फिर एक ही प्रकार के फसल पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई चीजें होंगी। ठीक है, बी देखो, किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। भाई आयरलैंड में तो लिया है, हमारा विचार यहाँ बी में नहीं है। सी में देखो, पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। पता नहीं, हमें विचार इसमें भी नहीं है। डी देखो, किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। देखो पूरा का पूरा विचार मिल गया, तो आंसर हमारा क्या है, डी। अगला परिच्छेद, भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। देखो एक तरफ तो बात कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन देखो कि एक तरफ तो तीव्र विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का भी घर है। तो तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ, समस्या है कि विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे कहाँ रह रहे हैं, भारत में। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य। अब देखो जो भारत जो है, भारत में बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, ऐसी कुछ बात ये कह रहा है। विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे यहीं भारत में रहते हैं। अब इस बात की गंभीरता को आपको बताया जा रहा है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य है और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाले 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है।
अब इस फैक्ट्स को याद रखने की जरूरत नहीं, ये फैक्ट्स आपको बता रहा है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं स्थायी रूप से उस क्षति से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्यों एवं पोषकों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने से हो चुकी होती है। अब कह रहा है कि जो बच्चे जीवित रह गए उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है वो, वही हम देख रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं, ठीक है। इससे उनको विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। यही प्रॉब्लम आ रहा है। जो बच्चे बच गए हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, कुपोषण का तो शिकार है, उनको क्या दिक्कत होती है कि विद्यालय में सीखने में भी प्रॉब्लम आती है और वयस्क होने पर वो जब अपनी जीविका कमाना पड़ता है उनको, तब भी उनको कठिनाई होती है। उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वस्थ समकक्षों से लगभग 1/4 कम होती है, ठीक है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं, हम कम शब्दों में समझते हैं। भारत सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर भी है, या घर है, घर है। हर साल लाखों बच्चे कुपोषण के कारण दम तोड़ देते हैं, मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे बच्चों की जीवनकालीन उपार्जन क्षमता स्वस्थ समकक्षों से कम होती है। बस इतनी सी बात कही गई है पूरे परिच्छेद में। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? भारत में कुपोषण की समस्या और उसका प्रभाव की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि कुपोषण बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है और इससे उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता भी घट जाती है। अब ये हमें देखना है, इस विचार को देखना है। देखते हैं स्टेटमेंट 1 में ये विचार है या नहीं। अब देखो, ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया निहितार्थ के बारे में कि जहां निहितार्थ होगा ना तो वहां पर क्या होगा बेसिकली कि कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में जो समस्या डिस्कस किया गया होगा उसी समस्या का समाधान आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है। यहां पर देखिए कि ये पैसेज है, इस पैसेज में सिर्फ और सिर्फ एक समस्या की बात की गई है, उसका कोई समाधान नहीं बताया गया। लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये समाधान की बात कर रहा है, ठीक है। तो पैसेज में जो समस्या डिस्कस की गई है उसका जो जो भी समाधान होगा, जो भी स्टेटमेंट उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहा है वो सारे के सारे सही होंगे। अब ध्यान दो, एक भी स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज किया गया है ना वो परिच्छेद में यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि परिच्छेद से बाहर है? नहीं, ये परिच्छेद से बाहर नहीं है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य जो है, फैक्ट है, वो काम करता है। वो क्या है कि जब हमारे पास समस्या होती है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इस कंडीशन में हमारा माइंड ओपन थिंकिंग मोड में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी पॉसिबल समाधान हैं, सॉल्यूशंस हैं, हम उन सब को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या है। पैसेज में सिर्फ समस्या की बात की गई है कि कुपोषण की समस्या हमारे यहाँ है, बच्चों में कुपोषण की समस्या हमारे यहाँ है और ये एक गंभीर समस्या है, पैसेज में ऐसा कहा गया है। तो इस समस्या का जो जो भी समाधान होगा वो सभी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट पर। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। पीडीएस को अगर केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाएगा तो क्या इससे पोषण सुनिश्चित होगा? क्योंकि कुपोषण से लड़ने के लिए क्या करना होगा, पोषण सुनिश्चित करना होगा। नहीं, हाँ देखो, पीडीएस को मॉनिटर करने से क्या हो सकता है कि लीकेज कम हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है पीडीएस में। लेकिन क्या पीडीएस पोषण को सुनिश्चित करता है क्या? वो तो डिपेंड करेगा ना कि पीडीएस में कौन कौन से खाद्यान्न आप पीडीएस के तहत बांट रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। जो समस्या डिस्कस की गई है पैसेज में उसका सॉल्यूशन एक नहीं है। दूसरा देखिए, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इससे पोषण सुनिश्चित होता है। कम उम्र में शादी हो जाए, कम उम्र में ही गर्भवती हो जाए तो उससे कुपोषण का शिकार हो जाती है माता, जो लड़की होती है। और कुपोषित माता से कुपोषित बच्चों का जन्म होता है, तो इससे पोषण सुनिश्चित होगा। दूसरे से तीसरा देखिए, जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, इससे भी पोषण सुनिश्चित होगा। चौथा, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे भी पोषण सुनिश्चित होगा, है ना। अब खा रहे हो ठीक ठाक लेकिन क्या है कि गंदगी में रह रहे हो तो कुपोषण का तो शिकार हो ही जाता है। पांचवा देखो, प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, टीकाकरण
इससे पोषण सुनिश्चित होता है, कुपोषण से लड़ा जा सकता है ना। तो देखो 2, 3, 4 और 5 ये सभी समाधान है किसका, जो समस्या डिस्कस किया गया है पैसेज में उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं हम लोग। दलहन की प्रजाति पूसा अरहर 16 को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों और अंततः संपूर्ण भारत में उगाए जा सकने की संभावना है। तो पूसा अरहर 16 के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि एक तो धान उगाने वाले जो क्षेत्र है पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, वहां उगाया जा सकता है और पूरे देश में भी उगाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भाई क्यों, आखिर सी बात क्यों हो रही है, तो इसकी कुछ तो विशेषता होगी ना, कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होंगे उसकी, तो आगे गुण की बात करेगा। उसकी उत्पादकता लगभग 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, बहुत अच्छा। उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी और चूंकि उसके आकार में एकरूपता होगी, उसकी कटाई मशीनों से भी संभव होगी एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं के लिए एक आकर्षक विशेषता होगी। मतलब जो तकनीक धान के लिए उपयोग करते हैं, तकनीक बदलने की जरूरत नहीं है, मशीनरी बदलने की जरूरत नहीं है, उसी से पूसा अरहर 2000 जो पूसा अरहर 16 है उसको भी काटा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए भी वही मशीन, वही तकनीक उपयोग में लाई जा सकती है। तो कहीं कोई अलग से कुछ करने की, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरहर का पुआल धान के पुआल के विपरीत हरा होता है। अरहर का पुआल क्या होता है, हरा होता है और उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस दलहन प्रजाति की कि उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। आप भी जानते होंगे कि धान के पुआल को मृदा में नहीं जोता जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं, उसके ठूंठ को जला दिया जाता है जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। धान के पुआल से परेशानी यह है कि सेलखड़ी की मात्रा अधिक होती है जो आसानी से उसका अपघटन नहीं होने देती, इसलिए नहीं जोता जाता है। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे हुए पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटोवेटर चलाने की आवश्यकता होती है जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेजी से अपघटित हो जाता है। सिंपल सी बात क्या है कि ये जो दलहन है, पूसा अरहर है, इसका जो पुआल होता है उसको आप खेतों में जोत सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से अपघटित हो जाता है, जो कि धान के पुआल के साथ नहीं है। आगे कह रहा है कि यह कार्य धान के बचे हुए डंठलों के साथ कठिन है जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जोता जा सकता, कृषक कृषक साधारणतः इसे जलाने का आसान रास्ता चुनते हैं। तो देख रहे हो दलहन की जो एक प्रजाति है पूसा अरहर 16, उसके बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में बताया गया है, तुलना की गई है धान के पुआल के साथ या धान के साथ। और हम देख रहे हैं कि दलहन की जो प्रजाति पूसा अरहर 16 है, एक तो इसकी उत्पादकता भी ठीक ठाक है, अच्छा है, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और दूसरी बात यह सस्टेनेबल भी है पर्यावरण की दृष्टि से। दोनों बातें हैं। तो देखते हैं हम परिच्छेद में क्या बात की गई है, कम शब्दों में इसको समझते हैं। परिच्छेद पूसा अरहर 16 दाल की उत्पादन क्षमता पर केंद्रित है। इसकी उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी और इसे संपूर्ण भारत में उगाया जा सकता है। इसकी कटाई में वर्तमान तकनीक भी उपयोगी है। इसका भूसा आसानी से मिट्टी में मिलकर अपघटित हो सकता है। इसे धान की पुआल की तरह जलाने की जरूरत नहीं होती। अतः पूसा अरहर 16 पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय है। किसकी बात की गई है परिच्छेद में? पूसा अरहर 16 के लाभ। और इस बारे में क्या बात की गई है कि इसकी उत्पादन क्षमता उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में अधिक है और यह धान की तुलना में कम प्रदूषणकारी है। अब इस विचार को हम ढूंढेंगे। पहला देखते हैं, धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। गलत, यहां हमें विचार नहीं मिला। दूसरा देखिए, दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषणकारी है। विचार मिल गया। अब तीसरा देखिए, दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ भी विचार मिल गया। उसको वापस मिट्टी में जोता जा सकता है, उसका अपघटन हो जाता है तो मृदा की उर्वरता में सुधार तो होगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही होगा। तो दोनों बातें हो गई। अब चौथा देखते हैं, उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ विचार नहीं मिला, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिफ्थ देखिए, मशीनीकृत खेती ठूठ जलाने का प्रमुख
कारक है? नहीं, वो मिट्टी में घटित नहीं होता धान का पुआल, इसलिए उसको जलाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हमें विचार नहीं मिला 5, तो 2 और 3 कहाँ, 2 और 3 सी, सी हमारा आंसर है। अब इस परिच्छेद को देखिए। भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या बताया गया है कि जो भारत के बांध है, जलाशय है, उसमें मानसून ऋतु में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं प्राधिकारी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गर्मी के महीने में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इसका मतलब है सिंचाई और विद्युत उत्पादन गर्मी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस वजह से अधिकतम जल संचय किया जाता है प्राधिकारियों के द्वारा मानसून ऋतु में। आगे कह रहा है कि मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। तो ठीक है भाई, लेकिन ऐसा प्रथा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरेक वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप में छोड़ा भी जा सके। क्लियर है? परंतु अब देखो मुद्दा, परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। तो मानसून समाप्त होने से पहले ही अधिकतम जल, अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि बाढ़ की संभावना हो सकती है। अगर ज्यादा फिर बारिश हो रहा है, ज्यादा बारिश हो रहा है, डैम फुल हो गया, जो जलाशय है वो फुल हो गया, तो पानी को रिलीज करना पड़ेगा। तो एक तो अनकंट्रोल रिलीज होगा पानी वहां से, ठीक है। दूसरी बात, अगर बांध टूट गया तो क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कर ही सकते हो। तो यही मुद्दा है। अब कह क्या रहा है लेखक कि भारत के जो प्राधिकारी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथा है, मानक है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ये प्रथा या ये मानक बनाई क्यों है? ताकि आपदा जैसी स्थिति ना हो। ठीक है। आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गर्मियों में विद्युत उत्पादन करना होता है, सिंचाई को इसको सुनिश्चित करना होता है। यानी कि हमारे लिए ये विद्युत उत्पादन और सिंचाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जलाशय को जो है अधिक से अधिक भरने का प्रयास करते हैं, जबकि एक निश्चित लेवल तक उसका निश्चित निश्चित लेवल तक उसे बनाए रखा जाना चाहिए मानसून के दौरान, जब तक मानसून खत्म ना हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं इसका विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि मानसून के दौरान जलाशयों को थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि भारी बारिश होने पर बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन भारत में अधिकारी सिंचाई और बिजली के लालच में मानसून खत्म होने से पहले ही बांधों को पूरा भर देते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। किसकी बात की गई है? भारत में मानसून के दौरान जलाशयों में जल स्तर प्रबंधन की बात की गई है। इस बारे में क्या बात की गई है? अधिकतम जल संचय करने की प्रवृत्ति से जल संचयन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। अधिकतम जल संचय करने की प्रवृत्ति क्यों है? तो विद्युत उत्पादन करना है, सिंचाई सुनिश्चित करनी है। ठीक है। चलो अब इसी विचार को हम ढूंढते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व धारणा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। निर्भरता है तभी तो जल संचय किया जा रहा है, अधिक से अधिक अधिकतम जल संचय करने की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि हमारी निर्भरता है। ठीक है। तो विचार हमें मिल गया यहाँ पर, ये सही है। दूसरे में देखो, बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो लेखक कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रथा है ये। यहाँ भी मिल गया विचार। तीसरा देखो, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है, तभी तो अधिकतम जल संचय कर रहा है। अगर बांधों की भूमिका बाढ़ नियंत्रण में कितनी महत्वपूर्ण है, अगर इसको ठीक से समझा जाए तो ये काम करे ही ना, लेकिन हमारी मजबूरी है। ठीक है ना। तो तीनों ही स्टेटमेंट लेखक का विचार है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अब इस परिच्छेद को देखो।
भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, ना कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों से। कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप है वो किससे सुनिश्चित हुआ? कह रहा है कि अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ है। किससे तय हुआ है? सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ है, ना कि जनता की आर्थिक प्राथमिकता क्या है उससे, या फिर दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से, ऐसा लेखक कह रहा है। ठीक है। अतः संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएं थी जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई, बाद में हमें उसका परिणाम भी देखने को मिला। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। क्या क्या देखो, रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी, बढ़ती असमानता, ये सारे सामाजिक संकट, सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। ठीक है ना। आगे कह रहा है इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए। कौन कौन से? एक कृषि, एक अधोसंरचना, एक उद्योगीकरण और शिक्षा, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक है। ठीक है। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। अब समाधान ही बता रहा है कि भाई देखो, ये प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया, उसके बाद समाधान बता रहा है कि ये जो है ना, कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण, शिक्षा, इनमें जो हमें परिणाम भुगतने पड़े हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है, उसका निराकरण करना जरूरी है। तो ये परिच्छेद, इसके विश्लेषण को देखिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण मुख्य रूप से सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ। इसकी परिणति 4 प्रमुख संकट के रूप में सामने आई: कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण एवं शिक्षा। आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए इन समस्याओं का समाधान करना होगा। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? भारत में उदारीकरण और उससे उत्पन्न समस्या। इस बारे में क्या बात की गई कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत समस्याएं थी जिसका समाधान करना होगा। अब ये बताओ ये समस्याएं थी क्यों? समस्याएं क्यों थी? क्योंकि जो भारत में उदारीकरण किया गया उसका मुख्य रूप से सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, वो ना, जनता की प्राथमिकताओं से नहीं, सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था। तभी तो बाद में ये समस्याएं उभर के सामने आई, सामाजिक क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की समस्याएं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर जनता की प्राथमिकता के अकॉर्डिंग अगर ये तय हुआ होता इसका रूप आर्थिक उदारीकरण का, तो ये समस्याएं इस तरह से गंभीर नहीं होती। अब चलो आप प्रश्न में, 2 प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। इसमें पूछा गया है निष्कर्ष, देखते हैं हम पहले स्टेटमेंट में विचार है या नहीं। विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्भाषित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण का जो रूप तय हुआ वो देश की आर्थिक समस्याओं की वजह से उसका रूप तय हुआ। ठीक है, तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि समस्या उस वजह से उत्पन्न हुई। तो यहाँ हमें विचार मिल गया। 2 देखो, भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में ना तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और ना ही उनमें पर्याप्त निवेश किया। देखो एक बात समझो, सामाजिक क्षेत्र, जब भी सामाजिक क्षेत्र में निवेश की बात आएगी तो प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। मतलब सामाजिक क्षेत्र में निवेश की बात आएगी तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सार्वजनिक निवेश को। क्यों? क्योंकि जो निजी निवेश होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है और जो सरकार होती है ना, वो सोशल वेलफेयर का काम करती है। वो सोशल वेलफेयर के लिए, उसका लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, और सामाजिक क्षेत्र इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश की प्राथमिक जिम्मेदारी सार्वजनिक सरकार की होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, लेकिन उसे प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है।
ठीक है, उसको आकर्षित करने की जरूरत होती है। क्लियर? तो ये भी सही है कि अगर ऐसा किया होता सामाजिक क्षेत्र में, अगर नीतियों को प्रभावी निष्पादन किया गया होता, पर्याप्त निवेश किया गया होता, तो समस्या इस तरह से उत्पन्न ही ना होती। ठीक है, और परिच्छेद का विचार भी यही है सीधा सीधा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत समस्याएं थी। क्यों समस्या थी? क्योंकि इसका जो रूप तय हुआ था वो सरकार की आर्थिक समस्याओं से हुआ था। ठीक है, तो देखो दोनों में विचार मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 19 देखते हैं। इसमें पूर्व धारणा पूछी गई है, हमें विचार ढूंढना है। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके। यहाँ पे कहीं आया कि आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप क्या था जिसके वजह से समस्या उत्पन्न हुई, या आर्थिक उदारीकरण का जो स्वरूप था वो जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर तय नहीं हुआ था। ये बातें हैं क्या? इसमें नहीं है, गलत। दूसरा देखो, आर्थिक उदारीकरण से वृहत आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। ये एक फैक्ट हो सकता है, बट ये विचार नहीं है लेखक का। तो आंसर हो गया डी। अब इसको देखिए, औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया। क्या कह रहा है कि औद्योगिक सेक्टर को जो बैंक ऋण मिल रहा है उसमें संकुचन प्रारंभ हो गया, मतलब कि अब पहले की तुलना में कम लोन दिया जा रहा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा लिया जा रहा है, लोन कम बांटा जा रहा है। अब बताओ कि औद्योगिक सेक्टर में अगर लोन नहीं मिलेगा बैंक के द्वारा पर्याप्त मात्रा में, तो निवेश हो पाएगा? ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर निवेश नहीं हो पाएगा तो फिर रोजगार का सृजन भी नहीं हो पाएगा ठीक से, या फिर जो रोजगार में उसके रोजगार भी छिन सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें कमी, किसमें कमी? वही बैंक ऋण में। तो इसमें कमी गंभीर चिंता का विषय है। क्यों भाई? क्योंकि ऋण का प्रसार निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। देखो जो बात हम बोल रहे थे वही बात आगे चर्चा करेगा, दूसरी बात चर्चा कर ही नहीं सकता। अगर आगे चर्चा की गई होगी तो यही चर्चा की गई होगी ना कि ये संकुचन का मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है और इसका समाधान क्या हो सकता है। बस यही चर्चा कर सकता है, दूसरा कोई चर्चा नहीं कर सकता। समस्या के उद्गम पिछले 25 वर्षों के अपूर्ण सुधारों में निहित। अब ये समस्या आई ही क्यों? कारण बता रहा है कि पिछले 25 वर्षों में जो अपूर्ण सुधार हुआ है ना, वहां निहित है इसका कारण। 1991 के सुधारों के उपरांत बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना का एक संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए था, मतलब नहीं हुआ। तेजी और मंदी वाली एक बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकों को स्थापित करने एवं उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि तेजी और मंदी वाली अर्थव्यवस्था में, बाजार में बैंक को सफल होने के लिए उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए, बैंक को स्थापित होने की अनुमति होनी चाहिए और उसे असफल होने की भी अनुमति होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि कई बार बैंकों की जब हालत खराब होती है और वो डूबने वाला होता है तो सरकार उसको बचाने का प्रयास करती है, वहां इन्वेस्टमेंट करती है। अगर वही इन्वेस्टमेंट उस बैंक को बचाने के लिए जो किया गया, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर बाजार में जाए नए उद्योग को खड़ा करने में, या जो उद्योग पहले से स्थापित उसको और बढ़ाने में, तो क्या होगा इससे? इससे एक तो निवेश सही जगह पे जाएगा। ये मैं फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो परिच्छेद में बात कही गई मैं बस उसकी बात कर रहा हूं। फैक्ट आप लोगों को पता है कि फैक्ट क्या है, ठीक है। तो इसी पर बात की गई है कि वो फिर उससे क्या होगा कि निवेश बढ़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब बैंक को बंद करने की भी एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कमजोर हानि में रहने वाले बैंकों को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ जो अधिक पूंजी लगता है इसलिए बैंक ऋण जो कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कम शब्दों में। बैंकिंग क्षेत्र में बैंक ऋण घटने लगा है जिससे निवेश प्रभावित होती है। बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी। बैंकों को स्थापित होने और असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। कमजोर बैंक निरंतर अधिक पूंजी की मांग करते हैं जिसका निवेश पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब उसको खुद ही पैसे की जरूरत है बचने के लिए, तो कहां से मार्केट में पैसे डालेगा? तो संकुचन तो आएगा ना। और दूसरी बात, उसको बचाने के लिए भी निवेश की जरूरत पड़ रही है। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? बैंकिंग क्षेत्र में अपर्याप्त सुधार का बैंक ऋण वृद्धि पर प्रभाव। इस बारे में क्या बात की गई कि बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना नहीं होने से
औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन आया है। अब इस विचार को हम ढूंढेंगे। आइए पहले ऑप्शन ए देखते हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही है। यहाँ विचार मिला? नहीं मिला। बी देखिए, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की। यहाँ भी विचार नहीं है। सी देखते हैं, भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। यही तो पूरा चर्चा है, पूरा चर्चा यही है। तो सी में हमें मिल गया विचार। डी देखते हैं, औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। यहाँ विचार नहीं मिला। अब देखो क्या है ना कि इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको सही लग सकते हैं फैक्चुअली, क्योंकि आपने विषय पढ़ा है। इन तीनों में से कोई भी फैक्चुअली आपको करेक्ट लग सकता है, लेकिन बात फैक्चुअली करेक्ट होने की नहीं है। जो एलिमिनेशन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें हम यही तो करते हैं कि अरे ये फैक्चुअली गलत लग रहा है, ये बाहियात लग रहा है, ये तो बेकार लग रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। हमें आंसर का पता है कि जो आंसर है उसमें लेखक का विचार होना जरूरी है, और लेखक के विचार के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं होना चाहिए। हम उस मेथड पे काम कर रहे हैं, तो वो हमने देखा कि सी में है। बाकी कोई ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट हो सकता है, यूनिवर्सली वो करेक्ट हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सीधे विचार को ढूंढेंगे। विचार में मिल गया सी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला परिच्छेद कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। चलो ठीक है, हम सभी अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल ईंधनों को जलाना रोकना होगा। ये भी हम फील करते हैं, ये भी अच्छी बात है। क्यों, हम खुद भी चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट करें, क्योंकि जो प्रदूषण है ना वो उसका असर सीधा सीधा अब हमारे ऊपर होने लग गया है। परंतु अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है कि कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि हम भी अनुभव करते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल को जलाना, उसको रोकना होगा, उसको बंद करना होगा, उसको कम करना होगा, ये हम भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन करें तो क्या करें, नवीकरणीय संसाधन जो हैं वो अभी अपने विकास के चरण में है ना, तकनीक पूरी नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो महंगा है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही बात कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के अपने लक्ष्य से दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है तथा उस दिशा में उसने गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक सशक्त प्रोत्साहन दिया है। तो भारत सरकार भी संजीदा है इस मामले को लेकर के, नवीकरणीय संसाधनों को लेकर के, और वहां इन्वेस्ट भी कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी किया है। तो भारत सरकार ने किया है। ठीक है, परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में जब तकनीक अभी तक तैयार नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल हिचकिचाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका तो उद्देश्य है लाभ कमाना। अब तकनीक पूर्ण नहीं है, ऐसे में जो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा। महंगा होगा तो जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो फिर उत्पादन करने का फायदा क्या मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को? इसलिए वो यहाँ भारी निवेश करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन चूंकि ऊर्जा भी एक सामाजिक क्षेत्र हो गया, तो सरकार को तो स्टेप लेने ही होते हैं, सरकार को तो निवेश करना ही होता है, और जब तक वो सस्ता नहीं होगा सरकार निवेश करती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका विश्लेषण। परिच्छेद नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल संभावनाएं और उससे जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी किया है, परंतु अधिक लागत और अपूर्ण तकनीक के कारण व्यापारी घराने इस क्षेत्र में निवेश करने से बचते हैं। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं और उससे जुड़ी चुनौतियां। इस बारे में क्या बात की गई कि उच्च लागत एवं तकनीकी समस्याओं के कारण निजी निवेश हतोत्साहित होता है। आइए इस विचार को हम ढूंढते हैं। बहुत अच्छी बात है कि दो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निष्कर्ष। ए में देखते हैं कि विचार है या नहीं। उत्सर्जन को 33% घटाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना संभव है। संभव है असंभव है ये अलग मुद्दा है, हमें तो विचार ढूंढना है। विचार एक बार फिर से देख लो। विचार क्या है कि उच्च लागत एवं तकनीकी समस्याओं के कारण निजी निवेश हतोत्साहित होता है। अब आ जाओ ऑप्शन बी में। भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने के बजाय गैस का आयात करना चाहिए। यहाँ भी हमें नहीं मिला। सी,
नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो प्राइवेट प्लेयर्स भारी निवेश करने से बच सकते हैं कि ठीक है भाई, सरकार निवेश कर रहा है, करने दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, करने दो। जब इसमें ठीक ठाक तकनीक हो जाएगी, जब ये आइटम सस्ता हो जाएगा, तो हम निवेश करेंगे। ये तो सोच है उनकी। तो नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्द बाजार में लाना महंगा हो सकता है, यही सोच के साथ प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमें विचार मिल गया। अब डी देखो, भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। गलत। देखो, पैसे जो होता है ना, ज्यादातर पैसे में समस्या की बात की गई होती है। अभी पीछे भी हमने एक पैसे देखा कुपोषण वाला। अब समझ लो, समस्या दो प्रकार की होती है। हमारी जो समस्या होती है, आपके साथ भी समस्या है, मेरे साथ भी समस्या है, हर किसी के साथ समस्या होती है। इस विश्व में कोई भी समस्या के बिना हो ही नहीं सकता। ये भी अप्राकृतिक है, सबके साथ समस्या होती होती है। समस्या दो किस्म की होती है। एक ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान आपके पास है, और एक ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास कोई समस्या है आपकी और उसका समाधान भी आपके पास है, तो यहाँ पे एक मनोविज्ञान काम कर रहा होता है कि सबसे पहले आप अपने समाधान को ही अपनाते हैं, उसी का उपयोग करते हैं, उसी को आजमाते हैं। ठीक है। आप दूसरे का दिया हुआ समाधान तभी आजमाते हैं जबकि आप पर फोर्स किया जाए। फोर्स इन द सेंस कि मान लो कि आपके साथ एक समस्या है, जो कि है ही, बहुत सारी है, और आपके पास समाधान भी है, और आप सोच रहे हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, या आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे पास समाधान तो है। अब आप एक वैसे ही आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, कैजुअल फ्रेंड है आपका, जैसे सबका होता है। अब ऐसे ही चलते चलते डिस्कस हो कर लिया आपने उससे, अब उसने एक समाधान बता दिया। तो ऐसे में ना, आप उसका बताया हुआ समाधान अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले आप अपना समाधान अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ही की तरह वो भी चलता फिरता दोस्त है आपका, बस आप उसको बहुत बड़ा तो समझ नहीं रहे हैं कि ये बहुत जो है इंटेलेक्चुअल है। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है कि आपके पिताजी हो सकता है कि आपके टीचर हो सकता है जिसको आप बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं, अगर उन्होंने कोई समाधान बता दिया ना, तो अब एक फोर्स काम कर रहा है कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अनुभवी है, इसका समाधान पहले जो आजमाते हैं, हो सकता है कि इससे समस्या का समाधान हो जाए, समस्या खत्म हो जाए। तो जब फोर्स नहीं काम कर रहा होता है, तो आप वही समाधान अपनाते हैं जो आपके पास है। ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन की समस्या है, समाधान नहीं है। तो समाधान नहीं है, तो मैंने पीछे ही बताया कि ओपन थिंकिंग मोड में हमारा माइंड चला जाता है, जो भी समाधान है हम सबको वेलकम करते हैं, सबको आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखो, इस परिच्छेद में समस्या बता दिया और साथ में समाधान भी है। समस्या क्या है कि तकनीक जो है वो अधूरी है, महंगा है। तो इसका समाधान क्या है कि तकनीक पूर्ण हो और फिर प्रोडक्ट सस्ती हो। ठीक है। अब देखो, ये डी ऑप्शन, ये भी एक समाधान प्रस्तुत कर रहा है, ये भी एक समाधान प्रस्तुत कर रहा है। बी, ए समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो बी समाधान प्रस्तुत कर रहा है। तो जो समस्या कि तकनीक को और बेहतर करना और प्रोडक्ट को सस्ता करना, क्या उसका समाधान ये बी है क्या? नहीं है। ये सी है क्या? नहीं है। जो लेखक ने समाधान बताया वही होना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक पक्ष था, मैंने आपको बता दिया। आगे और भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। तो हम देख रहे हैं कि सी में ही हमें विचार मिला है, तो हमारा उत्तर हो गया सी। अब 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूर्वधारणा पूछी गई है, हम विचार ढूंढेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, सरकार प्राय ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। सरकार निवेश कर रही है ना, क्यों कर रही है? क्योंकि तकनीक जो है अपूर्ण है, ठीक है, और महंगी है। तो सरकार क्या करती है? अक्सर ऐसे में आर्थिक सहायता देती है। और पैसेज में कहा गया है कि सरकार निवेश कर रही है, करना ही पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र है, प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। तो यहां हमें विचार मिल गया। दूसरा देखिए, 2030 तक उत्सर्जन में 33
प्रतिशत कटौती की भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी? विचार नहीं मिला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब इसको देखिए, जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है। सिंपल सी बात कही गई, एक जीनोम संपादन होता है, एक जीनोम रूपांतरण होता है, और दोनों भिन्न है, एक जैसा नहीं है। अब देखो, इन दोनों में से एक की बात कर रहा है, किसका? जीनोम संपादन का। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने संबंधित है जिसको परिवर्तित किया जा सके, जिससे रोग की भेद्यता कम की जा सके, या कुछ शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके, या उत्पादन बढ़ाई जा सके। तो इन वजहों से जीनोम संपादन किया जाता है। और जीनोम संपादन एक प्रक्रिया है। जैसे ये मान लो कोई करा ना कि जीनोम के उस भाग को, मान लो ये कोई जीनोम है, ठीक है। अब हमने पता कर लिया कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये भाग, बीमारी यहाँ है, तो क्या करना होगा? इसको काट के हटा दो, या इसकी जगह पे कुछ और फिट कर दो, ठीक है, बदल दो, कुछ भी। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जीनोम संपादन में होता क्या है, वो किस लिए होता है। आगे कह रहा है, शोधकर्ता जीनोम का विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची का उपयोग करते हैं। अब ये खराब है तो इसको काट के हटाना होगा ना, तो इसके लिए आणविक कैंची का उपयोग करते हैं। और इसकी मरम्मत करते हैं, जो कि पादपों में होने वाली वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पादप रोगों के आक्रमण के अधीन होने पर नए उत्परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती है, जो कि उस पादप को भविष्य में होने वाले आक्रमणों से बचे रहने में सक्षम बनाता है। समझ गए होंगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। अब जबकि प्रयोगशालाओं में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है, अब प्रयोगशाला में संभव है, और संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप में परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सृजन किया जा सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब जो है अपने परिपक्व अवस्था में है, लैब में इसका पूरा प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है। इस विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से तेजी लाई जा सकती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका पहले विश्लेषण। जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से अलग है। इसमें आणविक कैंची के जरिए पौधे के डीएनए के खास हिस्से को सुधारा जाता है ताकि उसकी बीमारियों से लड़ने और पैदावार बढ़ाने की प्राकृतिक शक्ति को प्रयोगशाला में तेजी से विकसित किया जा सके। किसकी बात की गई है परिच्छेद में? जीनोम संपादन और जीनोम रूपांतरण के बीच अंतर। इस बारे में क्या बात की गई है? बात की गई है कि जीनोम संपादन जीनोम को लक्षित करने और उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब आ जाइए प्रश्न में पूर्व धारणा पूछी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट में देखते हैं कि विचार है या नहीं। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं है। ये तो कह रहा है कि ये जीनोम रूपांतरण से अलग है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जीनोम संपादन की। जीनोम संपादन में तो आणविक कैंची होती है, काट के हटा देते हैं। एक पादप से दूसरे पादप पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, ये तो विचार है, क्योंकि जीनोम संपादन एक अलग प्रक्रिया है। दूसरा देखिए, जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। साफ साफ चर्चा की गई है, जिससे पौधों को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। इसलिए तो जीनोम संपादन किया जा रहा है। तो यहां भी हमें विचार मिल गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब इसे देखते हैं। बहुत से लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य का संबंध ठोस कचरे के उपेक्षित ढेर के परिणाम के रूप में समझते हैं, जो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का घर बनते हैं। बहुत से लोगों के बारे में कहा जा रहा है, लेखक अपने बारे में नहीं कह रहा कि बहुत से लोग। वो क्या समझते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य के बीच का संबंध वो कैसे समझते हैं कि ठोस ठोस कचरा जमा हुआ है, ठीक है, इस पे मक्खियां बैठ रही हैं। ऐसी मक्खियां नहीं होती, जो भी होती समझ लो, उस पे मक्खियां बैठ रही हैं, ठीक है, और इससे फिर क्या होता है? बीमारी फैलता है। यही बात है। अब देखो, किंतु अब मुद्दा आएगा। एक दूसरा पक्ष भी है, इस पक्ष पे ध्यान देना है, जिसे सही रूप में समझा नहीं जाता। अब वो पक्ष क्या है कि क्या परिणाम होता है जब अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही जल निकास व्यवस्था खराब होती है और असंसाधित मल जल को बारिश के पानी को ले जाने वाले नालों में छोड़ दिया जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, वही लेखक बता रहा है।
बताएगा। उसका परिणाम होता है नालों का अवरुद्ध हो जाना, जिनमें रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं तथा जल जनित रोग फैलते हैं। ये है प्रॉब्लम और इस बारे में लोगों में कम जागरूकता है। ठीक है, कम जागरूकता है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस इतना सोचते हैं कि कुछ कचरा जमा पड़ा है ठोस अपशिष्ट, उस पे मक्खियां बैठेंगी, स्वास्थ्य पर जो है प्रभावित होगा। आ जाओ इसके विश्लेषण को देखते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य के बीच संबंध केवल ठोस कचरे के उपेक्षित ढेर तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खराब ड्रेनेज प्रणाली के संयोजन से मच्छर पैदा होते हैं तथा जल जनित रोग फैलते हैं। तो किसके बारे में बात की गई है पैसेज में? अवैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन और खराब जल ड्रेनेज प्रणाली का स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात की गई है। इस बारे में क्या बात की गई है कि केवल अवैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसके साथ खराब जल निकास प्रणाली के संयोजन से जल जनित रोग फैलते हैं। अब आइए इस विचार को हम ढूंढते हैं। प्रश्न में पूछा गया है संदेश, देखते हैं ए में विचार है या नहीं। भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी व मल जल के लिए अलग अलग नहीं है या नहीं है, वो मैटर नहीं है। बी, शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं विधायी शक्ति नहीं है, ये भी विचार नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। तो लेखक कह रहा है कि हम इसको नहीं समझ पाए, ठीक है, इससे जल जनित रोग पैदा होते हैं, फैलते हैं वो, है ना, तो उसको एकीकृत करने की जरूरत है। किसको? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के साथ। तो इसमें एक समस्या दी गई थी, समस्या के साथ ही लेखक ने समाधान ही बता दिया कि भाई समस्या है क्यों। जब ये बता दे कि समस्या किस वजह से है, तो उस वजह को पलट देना ही समाधान होता है। ठीक है, तो वजह बता दिया, अब उसको पलट दीजिए, एकीकृत कर दीजिए, तो समाधान हो गया। तो सीधा सीधा विचार हमें सी में मिल गया। डी देखते हैं। हमारी नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट एवं मल जल प्रणालियों का खराब प्रबंधन हमारे शहरों में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। पेयजल का तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया? आंसर इसका सी है। अब ये अंतिम है, इसे देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में जो जनसाधारण को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है, अनुच्छेद 25 उद्घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो आर्टिकल 25 में क्या दिया पहले से आप जानते हैं, उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। तो मुद्दा तो कुछ नहीं है, मुद्दा क्या है, लेकिन अब इसके बाद मुद्दा है। लेकिन जिस बात पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं वह है इस उद्घोषणा का इन शब्दों वाला उपसर्ग। क्या है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। कहता है लेखक कि इस बात पर हम नहीं ध्यान देते, है ना। ये तो है कि आर्टिकल 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली हुई है और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक मिला हुआ है। लेकिन उस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, इस पर हम ध्यान नहीं देते, लेखक कह रहा है इस पर ध्यान दो। आगे है, यह उपसर्ग किसी समुदाय, अब आप तेजी से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कि बात क्या चल रहा है। अब उसी को आगे वो एक्सप्लेन करेगा और भी। यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्तें निर्धारित करती है। ये उपसर्ग, ठीक है, वैधानिक संरक्षण जो मिलता है इस उपसर्ग के साथ मिलता है। ठीक है, लोक व्यवस्था को आप ताक पे नहीं रख सकते, सदाचार को और स्वास्थ्य को ताक पे रह करके धर्म को अबाध रूप से मानना या प्रचार करना, उसका आचरण करना नहीं कर सकते, है ना। अगर इसका आप पालन करेंगे तभी आपको वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 की इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं, जिसके अनुसार भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रधानता मिलती है। उन अन्य मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समता का अधिकार और स्वयं विधियों के भी समान संरक्षण का अधिकार है, जिनका प्रारंभ में ही आश्वासन है, तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि अन्य बातों के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। बस इसको समझिए कम शब्दों में।
संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है। देखो परिच्छेद में जो लिखा गया होता है, जो परिच्छेद, उसमें क्लिष्ट भाषा और जो व्याकरण होता है वो थोड़ा सा बहुत, क्या कर सकते हैं हम, सुसज्जित होता है। ठीक है, इसलिए हमें हमें उसकी आदत होती नहीं बेसिकली, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब पढ़ते जाओ ना, उसको अपने शब्दों में, अपने क्षेत्रीय शब्दों में, जो भी आपका लैंग्वेज है उसको उसी तरह से समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। और मैं कम शब्दों में भी विश्लेषण आपको दे रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे ये हैबिट हो जाएगी कि कैसे समझना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ, संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है। इसका मतलब है कि धार्मिक अधिकार समानता जैसे अन्य मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर कानून की सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। यही तो बात कह रहा था, देखो कितना बड़ा क्या है, समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप ऊपर समझ ही गए कि मुद्दा क्या है, तो बस उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। जब इस तरह से आप देखेंगे तब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हमें जानना है कि इसका विषय क्या है। तो किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 25 में उद्घोषित धर्म की स्वतंत्रता और इसके सीमित अधिकार की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, इसकी पूर्व शर्तें अन्य मौलिक अधिकारों को प्रधानता देती है। ठीक है, अब प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं निष्कर्ष पूछा है, देखते हैं कि विचार कहाँ मिलता है। राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भैया ये जो बताया गया लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इस संदर्भ में तो हस्तक्षेप कर ही सकता है। ठीक है, और हमें हमारा विचार यहाँ नहीं मिला। ए में, बी में देखते हैं, संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। यही बात तो तभी से वो बताना चाह रहा है कि भैया ये जो एकदम पूर्ण एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं है ये। ठीक है, इस पर कुछ प्रतिबंध हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है और उस आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप सोचो कि अनुच्छेद 25 जो है बाकी अधिकारों से ऊपर आ गया है, नहीं, इस पर भी युक्ति प्रतिबंध है। तो ये बात हमें मिल गई बी में। सी देखते हैं, नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती। यहाँ भी विचार नहीं मिला। किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित होते हैं। यहाँ भी विचार नहीं मिला। आंसर हमारा क्या है, बी। तो 2020 का हमने सारे परिच्छेद को देख लिया और सारे ही परिच्छेद में एक ही मेथड से आंसर निकाला है। ठीक है, इसलिए ये मेथड पूरी तरह से टेस्टेड है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है कहीं से भी, किसी बुक से भी, किसी यूट्यूब चैनल से भी, किसी भी टीचर से, तो अब आप समझ रहे होंगे कि आज तक जो आपने पढ़ा था वो, मैं उसको क्या ही शब्द दूं, मतलब वो समाधान तो नहीं था, पैसेज का समाधान नहीं था। पैसेज का समाधान ये है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एबीक्यू मेथड। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको एबीक्यू मेथड समझना है, आप मेरी बुक भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप बुक परचेज कर लीजिए। और अगर आप एबीक्यू मेथड को मेरे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को एक्सेस कीजिए, अंगिका मेंटोरा ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, या फिर जो भी टैब है आपका, और फिर आप वहाँ एबीक्यू मेथड मेरे से पढ़ सकते हैं। और जब आप ऐप में इनरोल होते हैं तब आप मैसेज भी कर सकते हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि जब आप कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।